जब सारा एक जगह था तो उसको बाइंड कौन कर रहा था? तो हमारे यह भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि बाइंड ही नहीं था। कैसा था? सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। यह सारा मैटर सत्व और रज और तम से बना है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो तीनों साम्य अवस्था में थे। साम्य अवस्था अर्थात निष्क्रिय जैसी अवस्था, उनमें कोई हलचल नहीं थी, कोई गति नहीं थी, कोई आकर्षण नहीं था, कोई प्रतिकर्षण नहीं था, कोई फोर्स नहीं था, किसी भी प्रकार का फोर्स। जिन चार फोर्स की इंटरैक्शन की आज बात की जाती है, उनमें से एक भी इंटरैक्शन फोर्स नहीं था। और फिर कहां था? बिग बैंग कहता है कि जीरो में था, और वैदिक साइंस कहता है नहीं, इनफाइनाइट था। तिरस्चिरो विगतो रश्मिरेशा वधाओ। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में एक मंत्र आता है, वो कहता है कि ये मैटर कहां था? तिरस्चिरो विगतो, तिरछा फैला हुआ था, ऊपर नीचे फैला हुआ था, आगे पीछे फैला हुआ था, अर्थात सब जगह फैला हुआ था। ब्रह्मांड जिस मेटीरियल से बना है वो मेटीरियल जीरो में नहीं था, बल्कि इनफाइनाइट में था। वैदिक विचारधारा साइंस से विपरीत है। वैदिक कहती है कि इनफाइनाइट वॉल्यूम था, और साइंस कहता है जीरो वॉल्यूम था। वैदिक साइंस कहती है इनफाइनाइट टेम्परेचर था, और मॉडर्न साइंस कहती है इनफाइनाइट टेम्परेचर था, और वैदिक साइंस कहती है जीरो टेम्परेचर था, 0 डिग्री केल्विन। जितना हो सकता है कम, वो सबसे कम हो सकता था। वैदिक साइंस कहती है डार्कनेस थी, और आधुनिक साइंस कहती है नहीं, चमक थी। वैदिक साइंस कहती है मास जीरो था, मास नहीं था। मास प्रॉपर्टी बाद में बनी, उस समय जो मटेरियल था उसमें मास गुण भी नहीं था। और आधुनिक साइंस कहती है मास इनफाइनाइट था। वैदिक साइंस कहती है एनर्जी जीरो था, और आधुनिक साइंस कहती है एनर्जी इनफाइनाइट था। ये दोनों बिल्कुल विपरीत है। अब क्योंकि आज की जो थ्योरी है उस पर यह प्रश्न किए जा सकते हैं, वैदिक थ्योरी पर वो प्रश्न नहीं। अब सत्व-रज-तम क्या है, इसको क्या कहते हैं? पहले महाभारत के कुछ नाम लेते हैं। भगवान शंकर ने भगवती उमा देवी जी को उपदेश करते हुए इस नेचर के, इस मटेरियल के 10 नाम गिनाए हैं, जिसका एक मुख्य नाम है प्रकृति। प्रकृति की मैंने परिभाषा बताई। भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन में लिखा सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। सत्व क्या है? सत्वगुण मीन्स हम केवल जड़ सत्ता में देखेंगे, सत्वगुण मीन्स है फोर्स। रजोगुण मीन्स है मोशन। तमोगुण मीन्स है मास, इनर्शिया। तो उस समय जो मटेरियल था उसमें मास प्रॉपर्टी भी नहीं था, मोशन भी नहीं था, और किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं था, बल नहीं था, फोर्स नहीं था। ये तीनों शांत थे, सोए हुए थे। फिर उसको इस प्रकार की अवस्था सब जगह फैली हुई थी, सारे ब्रह्मांड में यही स्थिति थी। एकदम शांत, एकदम ठंडा, बिल्कुल निष्क्रिय, और उसमें उसका नाम प्रकृति, उसको कहते हैं नेचर। स्वाभाविक अवस्था थी उसकी। और दूसरा नाम है उसमें अव्यक्त। अव्यक्त की परिभाषा भी भगवान व्यास जी महाराज ने महाभारत में, अव्यक्त किसको कहते हैं? अव्यक्त का एक अर्थ होता है जिसको कहा नहीं जा सके, बतलाया नहीं जा सके। लेकिन अव्यक्त का अर्थ और भी भगवान व्यास जी ने क्या, अव्यक्त का अर्थ जिसको बतलाया नहीं जा सके, अव्यक्त का अर्थ जिसको, जो पुराना नहीं हो सके। एक तो जिसको कहा ना जा सके, एक जो पुराना न हो सके, अर्थात सदैव एक सा रहता है, वो अव्यक्त कहलाता है। एक वह अव्यक्त होता है, वो मटेरियल था, न तो पुराना हो सकता था, और वो मटेरियल कैसा था, जिसमें वृद्धि नहीं हो सकी। जितना मटेरियल उस समय था उतना ही आज है, और उतना ही आगे रहेगा। मैटर एनर्जी दोनों का संरक्षण
बिग बैंग थ्योरी में तो नहीं है, लेकिन महाभारत के एक अव्यक्त शब्द में यह थ्योरी छिपी है कि जितना मटेरियल था, एनर्जी और मैटर दोनों कंबाइंड होकर के उतना ही आज है, उतना ही आगे रहेगा। और बिग बैंग थ्योरी में ये संरक्षण का सिद्धांत कैसे समाप्त होता है, ये हमें चर्चा करने का अभी अवसर नहीं तो हम बता दें कि बिग बैंग थ्योरी में कैसे सिद्धांत का खंडन होता है। एनर्जी मैटर तो कम से कम सेम रहने चाहिए, वो भी बिग बैंग थ्योरी में नहीं रहते, लेकिन अव्यक्त यह है। और एक प्रकृति का एक और नाम दिया भगवान व्यास जी ने, योनि। योनि का अर्थ उत्पत्ति स्थान। ये ब्रह्मांड कहां पैदा हुआ? आज का साइंस कहता है कि जीरो से निकल के फिर सारे में बिखरता रहा और पैदा होता रहा, लेकिन योनि शब्द बतलाता बिखरा नहीं, जहां था वहीं पैदा हो रहा है, वहीं निर्माण हो रहा है सारे भूमि पर। मान लीजिए घास उगी है, तो जहां जहां घास के बीज है वो अपने आप उग रहे, ऐसा नहीं कि एक जगह से सब जगह बीज गए। तो जो भी मटेरियल सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, वही मटेरियल वही उसमें जो भी क्रिया होनी थी वही हो रही, एक जगह से नहीं गया। और एक नाम है चला। चला का अर्थ है मटेरियल निरंतर बदलता रहता है। एक भी एटम, एक भी पार्टिकल सेम स्टेट में रहता ही नहीं, उसमें स्टेट उसकी बदलती रहती है, उसमें कंपन होता रहता है, गति होती रहती है। तो यही प्रकृति का इस मैटर का गुण क्या है कि वो मैटर बदलता रहा, वही बदल करके आज बना, कोई दूसरा मैटर कहीं बाहर से मिला नहीं। तीसरा और नाम उन्होंने दिया भगवान शिव ने, विश्वा। प्रकृति का नाम विश्वा, अर्थात वह संपूर्ण थी। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी से बना है, कुछ और उसमें नहीं जुड़ा है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो भी जड़ दिखाई दे रहा है उस मैटर से ही बना है, उसको वो प्रकृति है। और एक नाम है उसका सूर्य। सूर्य किसको कहते हैं? सूर्य जो सरकता रहता है। सूर्य का अर्थ संस्कृत का एक एक शब्द बहुत बड़े अर्थ को रखता है। सूर्य तो हम कहते हैं यहाँ कि जो चमकीला होता है, जिसके चारों ग्रह घूमते, लेकिन संस्कृत का व्याकरण का अर्थ करता है सरति। सरति सर्वई लोकई स सूर्य, जो सब लोगों को साथ लेकर के सरकता रहता है, चलता रहता है, उसका नाम सूर्य। और व्याकरण से दूसरा सूर्य का अर्थ होता है जो सब लोगों को प्रेरणा करता, बांधे रखता अपने साथ, वह सूर्य है। और तीसरा सूर्य का अर्थ संस्कृत व्याकरण से जिससे लोग पैदा होते, उसका नाम सूर्य है। बताइए आधुनिक साइंस इस बात को मानता है कि नहीं मानता? सूर्य से सौरमंडल पैदा हुआ है, सूर्य सौरमंडल को बांधे हुए है, और सूर्य जहां जाता है सारा सौरमंडल, सारे ग्रह उपग्रह उसके साथ जाते हैं। ये सूर्य शब्द के व्याकरण से अर्थ में आधुनिक साइंस आ गया। तो प्रकृति का एक नाम दिया सूर्य, अर्थात जो निरंतर सरकती रहती है, बदलती रहती है, परिवर्तनशील है, उसका नाम है प्रकृति। ऐसा वो मैटर था। और भी बहुत से नाम है, लेकिन उनमें विशेष बात नहीं है। जैसे सगुणा, गुण सहित, त्रिगुणा, 3 गुणों वाली। ब्रह्मांड में मोटे तौर पर 3 ही गुण है। पहला गुण फोर्स, दूसरा गुण पहला गुण फोर्स, दूसरा मोशन और तीसरा मास। आज साइंटिस्ट बल क्या है, फोर्स क्या है, इस बात पर निश्चित नहीं है। वो नहीं जान पाए कि फोर्स क्या है। हमने वैज्ञानिकों से चर्चा की, फोर्स पे डॉक्टर आभाजी मित्रा से मेरी चर्चा हो रही थी। मैंने पूछा फील्ड पहले या फोर्स? जैसे एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, इनके बीच में डायरेक्शन क्यों? या पॉजिटिव के बीच में, या नेगेटिव, इनके बीच में फोर्स कैसे काम करता है? तो साइंस क्या मानता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन, वो फोटोन